जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। बामसेब और यूनिटी ऑफ मूल्यवासी के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संयुक्त जयंती के तत्वाधान में आयोजित इस विशाल ऐसे सामाजिक सम्मेलन में आए हुए सारे सम्माननीय अतिथि, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर राजेंद्र यादव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर भगवान गायकवाड़ जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है, आयुष्मती चारूबेन चौहान जो राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति के संगठन का नेतृत्व करती है, मीनाक्षी बहन महेश्वरी जी, और इस कार्यक्रम के लिए मंच पर आसीन सारे सम्माननीय साथी और पूरे कच्छ और सारे तहसील और अलग अलग एरिया से आए हुए सारे मेरे मूल निवासी भाई और बहनों, आज बामसेब के माध्यम से, यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से बहुजन महामानवों का सामूहिक जयंती का जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध अभियान शुरू किया है, उस अभियान के तहत साथियों आज का एक कार्यक्रम कच्छ की इस ऐतिहासिक भूमि में संपन्न हो रहा है। इस ऐतिहासिक परंपरा को, क्योंकि ये कार्यक्रम देश भर में 14 अप्रैल के जो मनाए जाते हैं, उसमें कच्छ की एक अलग परंपरा रही है कि हर साल राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत इसी कच्छ जिले से होती है। तो आज ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम साथियों आपके कच्छ जिले में बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ संपन्न हो रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की ये 196वीं जयंती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और इन महामानवों को, जिन महामानवों की जयंती आज केवल भारत में नहीं तो पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, हमने भी ये निर्णय किया कि बहुजन समाज की जो बड़ी विशाल परंपरा है अपने बहुजन महामानवों का, तथागत बुद्ध से लेके अन्नाभाऊ साठे जी तक एक विशाल ऐसा आंदोलन इस देश के बहुजन समाज के आजादी के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए और इस देश में समता, बंधुता और स्वतंत्रता का विचार प्रस्थापित करने के लिए जिन महामानवों ने, जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने तदहयात संघर्ष किया, वो सारे महामानवों का एक सामूहिक जन्मदिन मनाया जाए। क्योंकि समाज में हमको ये दिखाई देता है कि महामानव जिन जातियों में पैदा हुए, उन्हीं जाति विशेष के लोग महामानवों की जयंती मनाते हुए दिखाई देते, और जयंती मनाने का भी तरीका केवल जय जयकार तक सीमित है। महामानवों ने जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, क्रमिक असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। समाज के अंदर की जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आंदोलन चलाया, मगर दुश्मनों ने हमारे महापुरुषों को जाति के आधार पर समाज में प्रचारित किया या जाति के आधार पर उनके जन्म जयंती के कार्यक्रम मनाने के लिए लोगों को तैयार किया। और बहुत बड़े पैमाने पर जो महामानवों को मानने वाले लोग हैं, वो महामानवों की विचारों से प्रेरित होकर काम करने वाले लोग हैं, वो आज इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने महापुरुषों को मानते हैं। उस विचार को समाज में प्रस्तापित करने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि समस्त मूल निवासियों की जो विरासत है, उनका सामूहिक जन्मदिन मनाया जाए। 16 अप्रैल को
हमने देश भर में संगठन के माध्यम से महामानवों का सामूहिक जन्मदिन मनाने का निर्णय किया और इस 16 अप्रैल के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की तैयारी के लिए साथियों ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चले। ये कार्यक्रम करने के पीछे भी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं कि केवल जय जयकार करने से हमारे महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, जिस जीवन संघर्ष के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो उनके जीवन का लक्ष्य केवल जय जयकार से पूरा होने वाला नहीं है। मगर समाज में महापुरुषों के जय जयकार के कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते, हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए उस काम के लिए लोगों के द्वारा खर्च किए जाते। एक दिन का जय जयकार करने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए हमारा समाज खर्च करता है। मगर वही समाज जो महामानवों की जयंती मनाने के लिए, उनके जन्मदिन मनाने के लिए, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वही समाज उन महापुरुषों के विचारों को समाज में प्रस्तापित करने के लिए कोई पहल नहीं करता। तो क्या केवल जय जयकार करने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा? मगर हमारे लोग महापुरुषों के आंदोलन को जय जयकार तक ही सीमित रखे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके जिंदा रहते ही लोगों ने जय जयकार के कार्यक्रम शुरू किए थे, तो उन्होंने अपने रहते ही इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने अनुयायियों को इस बात का संदेश दिया कि केवल मेरी जय जयकार करने से आपकी किसी भी मौलिक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जय जयकार के कार्यक्रम को ही धन्यता मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, अनुभव किया था कि उनके सामने ही लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं और जय जयकार के काम में लगे। तो केवल जय जयकार से यह कारवां आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को यह बात कही कि केवल मेरे जय जयकार से यह कारवां सफल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कहा कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो अधूरा कार्य है, मेरे दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। बाबा साहब कहते हैं कि जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो मेरे दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से? वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश के बहुजन समाज के मूल निवासियों की आजादी। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में सामाजिक क्रांति करना। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में समता बंधुता को प्रस्तापित करना और एक ऐसा समाज जो वर्ग और जाति विहीन समाज हो, जो समता बंधुता और स्वतंत्रता को मानने वाला समाज हो, उसमें प्रस्तापित करने के लिए उस समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने वाला समाज। तो ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदा रहते ही उनके अनुयायियों को कहा था कि आपको ये करना है। तो हम ऐसे मानते हैं कि आज का ये जो दिन है, ये जय जयकार का दिन नहीं, तो हमारे लिए समीक्षा का दिन होना चाहिए, आत्म परीक्षा का दिन होना चाहिए कि जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कही थी, क्या वो सामाजिक क्रांति का लक्ष्य पूरा हुआ? क्या इस देश में वर्ण और जाति के आधार पर जो व्यक्ति को गुलाम बनाया गया था, पूरे समाज को, पूरी मानवता को गुलाम बनाया गया था, महिलाओं को दास बनाया गया था, क्या वो दासता खत्म हुई? एक समता मूलक समाज निर्माण हुआ? इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। मगर हमारे लोग जय जयकार में उलझे हुए।
बाबा साहब ने ये देखा कि ये जय जयकार करने वाले लोग आंदोलन को लेकर कोई गंभीरता से पहल नहीं करते। हम जब आंदोलन के लिए समाज में इन चीजों को देखते हैं तो ये बात बड़ी दुख के बात कहनी पड़ती है कि जो अनपढ़ लोग गांव देहातों में है, जिनके पास महामानवों के विचारों की जानकारी नहीं है, जो महापुरुषों के विचारों को पढ़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, वो भी जय जयकार करते हैं। जानकारी के अभाव से ऐसा करते, समझने वाली बात है। मगर जिनके पास महापुरुषों के विचारों की सारी जानकारी है, वो महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके आंदोलन को जानते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई आज किस तरीके से संकट में है, वो जो इस बात को जानते हैं, वो भी लोग जय जयकार के काम में लगे। कम पढ़े लिखे लोग, गांव देहातों में रहने वाले लोग जानकारी के अभाव से जय जयकार करते हैं, अपना आदर, अपनी आस्था, अपनी कृतज्ञता उस तरीके से व्यक्त करते, समझने वाली बात। मगर जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़कर समझकर इस बात को मानते हैं कि जय जयकार से कुछ होने वाला नहीं है, वो भी जय जयकार करते। अब किसी महापुरुष के पुतले को अभिवादन करना है, उसके सामने नतमस्तक होना है, मालाएं डालनी है, कौन सा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत है? अनपढ़ लोग जो कर रहे हैं वही पढ़ा लिखा आदमी कर रहा। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं, वो सब कुछ जानता है, मगर जानने के बाद में भी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात मैंने समाज के अंदर जाकर कही तो लोग कहेंगे कि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, ये काम आप करो, इस काम की आप जिम्मेदारी लो, तो समय देना होगा, कीमत चुकानी होगी। वो कीमत चुकाना नहीं चाहता, इसलिए जय जयकार के कार्यक्रम में अपने आप को धन्य मानता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने ये सारी समीक्षा करते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को ये बात कही थी कि मेरे अनुयायी, उन अनुयायियों को बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते, क्योंकि आज का दिन ये समीक्षा का है, हम भी अपने आंदोलन की समीक्षा करना चाहते हैं। तो बाबा साहब कहते कि ये जो कारवां मैं यहां तक लेकर आया, इस कारवां में मुझे बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, बहुत मुश्किल परिस्थितियों का, संकटों का सामना करना पड़ा, मगर उन सारी विपरीत परिस्थितियों पर मात करके, उन सारी कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करके मैंने ये कारवां यहां तक लाया है। मेरे अनुयायियों को मेरी एक ही विनती है, अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे बढ़ाने लायक नहीं है, अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे बढ़ाने लायक नहीं है, तो कम से कम इस कारवां को जहां तक मैंने लाके रखा था वही रखे। किसी भी स्थिति में यह कारवां पीछे जाना नहीं चाहिए। आज 75 साल हो गए आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम लोग मना रहे। कहां है वो कारवां जो बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे? क्या उसकी समीक्षा और उस समीक्षा के बाद निकली हुई जिम्मेदारी लेने के लिए हम अपने समाज को तैयार करने के लिए कोई पहल कर रहे हैं? अगर ये बात हमारे समाज के लोगों के अंदर इस बात का एहसास दिलाया जाए, तो उस आधे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए समाज के अंदर की जो चेतना है, जो महामानवों के केवल जय जयकार तक सीमित है, उस चेतना को परिवर्तन के लिए तैयार किया जा सकता है। तो हमने लक्ष्य रखा कि अपने समाज के अंदर इस बात का एहसास दिलाया जाए, उनके आंदोलन की वर्तमान में क्या परिस्थिति है, हमें किन जिम्मेदारियों के साथ में लेकर उस आंदोलन को चलाना है, उस बात को एहसास दिलाया जाए और उन महापुरुषों के मानने वाले लोगों का इस आंदोलन के लिए साथ सहयोग लेकर व्यवस्था परिवर्तन का जो अधूरा कार्य उसको पूरा करने के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए उनको तैयार किया जाए। इसलिए साथियों, ये कार्यक्रम हमने देश भर में लगाया। ये जो परिस्थितियां हमारे सामने है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद में संविधान सभा में जब उन्होंने अंतिम भाषण किया, उस अंतिम भाषण में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस परिस्थिति को देश के सामने रखा, हमारे अपने लोगों के सामने रखा। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज
हम एक बहुत विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं कि केवल संविधान बनने से यह बात पूरी नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा विसंगत परिस्थिति में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमने समानता का तत्व कबूल कर लिया, मगर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा विषमताएं, और जब तक हम इन विषमताओं को पूरा नहीं करेंगे, इस देश में सही मायने में लोकतंत्र प्रस्थापित नहीं होगा। इस देश में ये जो संविधान जिन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया, उनकी वास्तविक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए साथियों, हमने आज के दिन ये विषय रखा, इस देश की तथाकथित आजादी को 75 साल पूरे हो गए। एक दो नहीं, पूरे 75 साल पूरे हो गए। सरकारों के द्वारा पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाने के लिए हजारों कार्यक्रमों का व्यवस्था किया गया। इसी गुजरात में साबरमती के किनारे नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी। 75 हफ्तों के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। 13,000 कार्यक्रमों की घोषणाएं कर दी गई। हजारों करोड़ का बजट रख दिया गया। किस बात के लिए? गुलामों को याद दिलाने के लिए कि वो गुलाम नहीं, आजाद। कहीं गुलाम बीच बीच में भूल तो नहीं जाए, उन्हें गुलामी का एहसास तो ना हो जाए, और गुलाम अपनी आजादी की जंग ना छेड़ दे। इसलिए बीच बीच में आजादी का झंडा उनके हाथ में दे दो। 75 साल हो गए तो उन्होंने कहा अमृत महोत्सव आ गया। 13,000 कार्यक्रम। किस बात के लिए? जिनको आजादी के, तथाकथित आजादी के 75 साल बाद कोई अधिकार नहीं मिले, कोई उनकी मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ, उन गुलामों के अंदर जाकर प्रचार किया कि भाई आप आजाद। हर घर तिरंगा लहराने की बात कही। लोगों को कहा कि अपने घरों में तिरंगा लहराओ। लोगों के पास तिरंगा लहराने के लिए तिरंगा खरीदने का भी पैसा नहीं था। फिर भी सरकारों ने कहा अगर आपको राशन लेना है, झंडा लेना पड़ेगा। झंडा लोगे तो ही राशन मिलेगा। और लोगों के घरों में झंडे लगवाने तक बात कही गई। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। हजारों कार्यक्रम करवाए गए ताकि गुलामों को याद हो जाए कि वो आजाद है। क्या है आजादी? हमने ये विषय लिखा, पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं की ताकि लोगों के अंदर ये जो आजादी का नशा सरकारों के द्वारा, जिन्हें वास्तविकता में आजादी मिली है, उनके द्वारा जो नशा फैलाया जा रहा है, उसको जमीन पर लाया जाए। क्या है आजादी? इसी गुजरात की एक बेटी बिल्किस बानो, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर क्या होता है? इसी गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, 11 बलात्कारियों को, 21 साल की बिल्किस बानो थी जब उसका बलात्कार हुआ। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या की जाती है। और आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी सरकार उन 11 बलात्कारियों को आजाद देती है। गोधरा का एमएलए जो उस कमेटी में था, जो बलात्कारियों को रिहा करने के लिए सरकार की कमेटी थी, वो एमएलए ये कहता है कि ये बलात्कारी लोग कोई साधारण लोग नहीं, ये महापुरुष है। क्यों? ये संस्कारी लोग हैं, ये बलात्कार नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण है, ये बलात्कार नहीं कर सकते, ये संस्कारी लोग हैं। और 11 बलात्कारियों को आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर रिहा कर दिया जाता है। कैसे माने इस देश की बेटियां कि वो आजाद है? जहां आधी रात में उसके मां बाप को बंदी बनाकर, मनीषा के परिवार को बंदी बनाकर रॉकेल और पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस
उसके माँ बाप को, उसके परिवार को बंधक बनाती है और रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर मनीषा को जला देती है, तो कैसे माने इस देश की बेटी है आजाद। कल परसों उसका फैसला आया कोर्ट का। कोर्ट के जज ने कहा कि जिसने उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसके हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इंद्र कुमार मेघवाल, हत्या कर दी गई उसकी, केवल पानी के घड़े को छुआ, तो कैसे माने हम आजाद हैं। चलो बाकी बात छोड़ दे, गुजरात की बात करें। गुजरात के 2000 गांवों में, ये जानकारी आपके पास दी गई होगी या नहीं होगी, 75 साल हो गए आजादी के। गुजरात की चर्चा करें, इस गुजरात के 2000 गांवों में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अगर उनके परिजनों की मौत हो तो वहां उनके लिए अपनी कोई स्मशान भूमि नहीं है, शमशान भूमि के लिए उनके पास अपनी जमीन नहीं है। 2000 गांवों में 75 साल हो गए, फिर भी हम कहते हैं आजाद है। तो जरा थोड़ी आजादी की चर्चा तो कर ले कि कौन आजाद है और किससे हिस्से में आजादी आई। आजादी के 20 साल पहले 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत में एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, उस पर विश्वास नहीं था। ज्योतिराव फूले का विश्वास नहीं था, शाहू महाराज जी का विश्वास नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर आजादी के 20 साल पहले, आज से 93 इयर्स पहले बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना नहीं चाहते, गुलामी में जिनकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कम शब्द इस्तेमाल किया, लात शब्द इस्तेमाल किया। आजाद भारत में जब हमारे अपने लोग अपने न्याय अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब सड़क पर उतरे, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब आंदोलन हुए, तो आजाद भारत की जनता पर गोलियां चलाने वाले कोई अंग्रेज नहीं थे। आजाद भारत में SC ST OBC के द्वारा, माइनॉरिटीज के द्वारा अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए, वहां उनको गोलियों से भूनने वाले कौन लोग थे? यही वो कांग्रेस और बीजेपी वाले, जिन लोगों ने उस समय आजादी के नाम पर आंदोलन लड़ा था। इसी अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को, आज से 5 साल पहले, एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, उसके अधिकारों को कमजोर किया था। तो उस एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में जो भारत बंद बुलाया गया था, 13 लोगों की जाने गई। अभी तक मामला पेंडिंग है। हम भूल जाने वाले लोग हैं। इसी गुजरात के ऊना में आज से 7 साल पहले हमारे अपने लोगों को बंदी बनाकर खुलेआम मारा गया। क्या हुआ उसका? क्या न्याय मिला वो ऊना के परिवारों के लोगों को? उसके समर्थन में उन लोगों को इंसाफ देने के लिए आंदोलन हुए। उन जो आंदोलन के लिए लोग सड़क पर उतरे, इसी गुजरात पुलिस ने, सरकार ने उनके विरोध में भी FIR करवाए। हाथरस में मनीषा को आधी रात में जलाया गया। वो खबर दिखाने का काम एक मीडिया के रूप में एक पत्रकार ने बात की, उसको रिकॉर्ड किया, दुनिया को पता चला कि पुलिस की करतूत क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पत्रकार को 2 साल जेल में डाला। एक मुस्लिम पत्रकार था। तो क्या है आजादी? बाबा साहब कहते हैं कि गुलामी में जिनकी हम बातें सुनना नहीं चाहते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। आज कहां पर है हम लोग? थोड़ी समीक्षा तो कर ले। 52% OBC, देश की आधी आबादी, तो देश के सारी साधन संपदा पर उसका आधा अधिकार। जल, जमीन, जंगल जो भी इस भारत का है, इसका समान बंटवारा होना चाहिए। संविधान में यह बात कही। कर क्या रहे बीजेपी वाले, RSS वाले, कांग्रेस वाले? 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती, उसी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती के दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान एक अति पिछड़ी जाति का आदमी वहां मुख्यमंत्री है।
और वो अति पिछड़ी जाति का, ओबीसी का ही एक आदमी जो वहां का मुख्यमंत्री है, ज्योतिराव फुले, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाने के लिए आंदोलन चलाया, उन्हीं के जयंती के दिन मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिस्ट में हिजड़ों को शामिल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले सितंबर 2021 में यह प्रक्रिया शुरू कर दी कि हिजड़ों को भी ओबीसी के लिस्ट में डाला जाए। 52% लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आज तक उनकी गिनती तक नहीं की, उनके अधिकारों को पूरी तरह से लागू तक नहीं किया और उनके अधिकारों को छीनने का काम शुरू है और उसमें हिजड़ों को डालने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। कितने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी है? मोदी सरकार हिजड़ों को अधिकार देने की बात कर रही है। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पिछड़ा घोषित करके लड़ा था, अपनी जाति का उल्लेख करके अपने आप को पिछड़ी जाति का घोषित करके चुनाव लड़ा था। 8 साल हो गए पिछड़े जाति के नाम पर चुनाव मोदी ने लड़ा। 8 साल के बजट उठाकर देख लीजिए कितनी हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मिली। 2011 में देश में जनगणना होनी चाहिए थी, और जनगणना हुई। 10 साल के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, नहीं की। मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद देखेंगे। लोगों ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं, तो कहा कि कोविड की महामारी है। तो आपकी गिनती को रोकने के लिए कोविड की महामारी का सहारा लिया और कहा कि आंकड़े नहीं जमा करेंगे। क्यों? महामारी फैली हुई है। जब जनगणना का काम शुरू होना था तब कोविड का कारण बताकर जनगणना नहीं की। उसी समय यही मोदी बंगाल में हजारों लोगों की चुनाव के दौरान रैलियां कर रहे थे, तब कोविड की समस्या नहीं हुई। मगर ओबीसी की गिनती करनी है, जाति आधारित गिनती करनी है, आंकड़े जमा करने हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक में गए और कर्नाटक में जाकर कहा कि भारत में इतने बाघ बचे, 3700 के करीब बाघ बचे। तो मोदी के पास भारत में कितने बाघ बचे हैं उसकी जानकारी है, कितने शेर है, कितने हाथी है, इतनी जानकारी है। कच्छ में तो गधे भी गिने जाते हैं, तो गधों की भी जानकारी है। मगर अपने आप को पिछड़े के नाम पर चुनाव लड़कर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लासेस की गिनती नहीं कर रहे। किस बात का डर है? क्यों ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे? अगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर हो जाए, जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये जो हिंदू राष्ट्र का जो भ्रम खड़ा किया गया है, आजादी के 75 साल के नाम पर जो धोखा किया गया है, एक झटके में उड़ जाएगा। इस देश की जल, जमीन, जंगल किसके नियंत्रण में है, तो सारा सामने आ जाएगा। हमारे पास जानकारी नहीं होती। इसी गुजरात में बीजेपी सरकार ने 45,000 हेक्टेयर जमीन 45,000 हेक्टेयर जमीन पूंजीपतियों को, कारपोरेट हाउसेस को कारपोरेट फार्मिंग करने के लिए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 45 लाख हेक्टेयर जमीन। जिस सरकार के पास 45 लाख हेक्टेयर जमीन अंबानी अदानी को देने के लिए है, वही सरकार गांव देहातों में रहने वाले लोगों को जमीन देने के लिए इनकार करती है। अरे मरने के बाद अपने परिजनों को जलाने दफनाने के लिए जमीन देने के लिए इनकार करती है। तो कहां गई हमारी जमीनें? कहां गई हमारी सारी संपदा? आजादी के बाद किसके हाथ में कितनी सत्ता गई? जनगणना हो जाए, आंकड़े सामने आ जाए तो पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिसका प्रचार किया जा रहा है, किसके हिस्से में ये चीजें जा रही है। हम जल, जमीन, जंगल की बात करते हैं, हम संविधान के हक अधिकार की बात करते हैं, हमें हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए। वो गाय, गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं।
इस देश में गाय, गोबर और गोमूत्र का राष्ट्रवाद निर्माण करने की बात होती है। अब गाय, गोबर और गोमूत्र से क्या राष्ट्रवाद निर्माण होगा? गाय खतरे में है, गाय बचनी चाहिए, व्यवस्था कर। बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपने अधिकारों से वंचित है, किसान अपने अधिकारों से वंचित है, उसकी बात नहीं कि वो बाय प्रोफेशन किसान है। राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसदों ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि वो किसान है। जिस देश की संसद में 250 से ज्यादा किसान है, उस देश की संसद किसानों के विरोध में कानून कैसे बना रही है? जिस देश में SC ST के 131 सांसद है, वो देश, उस देश की संसद अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में कैसे कानून बना रही है? फिर भी ये कहा जा रहा है कि हम आजाद है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग आज भी गुलामी में है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की जमीनें खींचकर, किसानों की जमीनें छीन कर अंबानी अदानी को दी जा रही है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। आदिवासी 8% आबादी है देश की। आज देश की महामहिम आदिवासी है। एक राष्ट्रपति के पद पर, महामहिम के पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला है। अभी पिछले महीने मोहन भागवत छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ जाकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू है, भारतीयों का DNA एक है। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में जाकर, झारखंड में जाकर, आदिवासियों के एरिया में जाकर ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है। इस देश का संविधान ये कहता है आदिवासी हिंदू नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आदिवासी हिंदू नहीं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता, कोई संविधान को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है और कोई आदिवासियों के हक अधिकार के विरोध में बात करता है, अगर वो प्रामाणिक है और संविधान के ऊपर काम करती है, मोहन भागवत के ऊपर संविधान द्रोह का और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था, नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बनाया उनके सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत लगती है। आदिवासी निशाने पर है, आदिवासी गन पॉइंट पर है। 15% शेड्यूल कास्ट के लोग, क्या अवस्था है गांव देहातों में अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों की। हजारों लाखों एट्रोसिटी के मामले पेंडिंग है। शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, सारे क्षेत्रों की समीक्षा कर लीजिए। देश को विश्वगुरु करने की बात कहने वाले बीजेपी RSS के लोग, किस आधार पर विश्वगुरु बनाओगे भारत को? पार्लियामेंट में बीजेपी ने जानकारी दी कि देश में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां केवल टीचरों की खाली है। 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां, उनकी पोस्ट खाली है। गांव देहातों में हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं मिल रहा और यहां विश्वगुरु करने की बात चल रही है। दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में एक भी भारत की नहीं और भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कह रहे। आरक्षण खत्म कर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा केवल टीचरों की नौकरियां खाली है। अकेले रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां उठाकर देख लीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा का नौकरियां, उसका बैकलॉग, उसकी पोस्ट खाली है, मगर सरकारें उसके ऊपर अमल नहीं कर रही। क्यों? अगर नौकरियां देनी पड़े तो उसमें आरक्षण लागू होगा। अगर आरक्षण लागू होगा तो उसमें 50% हिस्सेदारी SC ST को मिलेगी, वो नौकरियां खत्म कर दो। OBC की जनगणना नहीं, आरक्षण के विरोध में निर्णय, प्राइवेटाइजेशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो कैसे कहे कि ये आजादी आजादी है? कहां कहे ये आजादी? और किसके भरोसे कहे कि इस देश के अंदर आजादी है? 75 साल हो गए आजादी के नाम पर ये जो नौटंकी की गई है, इस बात को हमें जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि शासक वर्ग इस बात को जानता है कि कहीं गुलामों के अंदर
इस बात की जानकारी आ गई कि वो गुलाम है तो वो विद्रोह कर लेंगे, इसलिए गुलामों के अंदर प्रचार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू संविधान बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हकीकत क्या है? हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत में ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण किया जा रहा है। आप कहोगे सबूत क्या है? सबूत के साथ बात करते। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण कबूल कर लिया। 5 जज थे, पांचों के पांचों अपरकास्ट जज, उसमें से एक जज गुजरात में भी थे, जस्टिस पादरीवाला 2018 में इसी गुजरात में थे। और पटेलों के रिजर्वेशन का मामला चला था तो यही वो जज थे जिस जज ने रिजर्वेशन के विरोध में कमेंट किया था कि देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है आरक्षण होता है, आरक्षण से देश की गुणवत्ता खत्म होती है। गुजरात हाईकोर्ट में थे जस्टिस पादरीवाला। संसद में हंगामा हुआ, 50 से ज्यादा सांसदों ने इंपीचमेंट के लिए बात उठाई, हंगामा हुआ और फिर कोर्ट में से उनके रिमार्क को हटाना पड़ा। अब जिस जज के ऊपर पार्लियामेंट में इंपीचमेंट की बात चली हो, वो जज प्रमोशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गया ही कैसे? कैसे गया? जिसके विरोध में इंपीचमेंट चला हो, संसद में उसके ऊपर ये कास्टिस रिमार्क को लेकर बात चली हो, कैसे प्रमोशन मिला उसको? पांचों के पांचों जज अपरकास्ट, दे दिया आरक्षण सवर्णों के नाम पर। उस समय कोई समीक्षा नहीं, कोई 50% की सीलिंग नहीं, कोई एडिक्वेट डाटा नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2019 में 8 जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा में ईडब्ल्यूएस का बिल रखा गया। गरीबी के नाम पर आरक्षण की बात उठाई और कहा कि इस देश में गरीब है। कौन गरीब है? तो ब्राह्मण गरीब है, राजपूत गरीब है, बनिया गरीब है। देश की 73% से ज्यादा संपत्ति 1% लोगों के कब्जे में है, वो गरीब है। 73% से ज्यादा प्रॉपर्टी देश की सारी उनके कब्जे में, फिर भी वो गरीब है। तो कहा गरीब किसको कहे? तो साल का 8 लाख कमाने वाला गरीब, साल का 8 लाख कमाने वाला गरीब। 2023 के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के आम नागरिक की सालाना इनकम जो है वो 2 लाख भी नहीं, 1,97,000 है। जिस देश में एक साधारण भारतीय की साल की कमाई 2 लाख से भी नीचे हो, उस देश में 8 लाख कमाने वाला गरीब, क्योंकि ये गरीब कोई साधारण गरीब नहीं था, गरीबी में भी वीआईपी व्यवस्था थी। ये सुदामा वाला गरीब था, 5 एकड़ जमीन रखने वाला गरीब। भारत सरकार जमीन नापती है। इस देश की 55% से ज्यादा आबादी, सरकार ये कहती कि इस देश की 55% से ज्यादा आबादी लैंडलेस है, उसके पास जमीन नहीं है। 2019 के आंकड़े ये कहते हैं कि किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन बची है। उस देश में 5 एकड़ जमीन रखने वाला गरीब और 1000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान रहने वाला गरीब। नई गरीबी की व्याख्या कर ली। जिस देश में इनकम टैक्स 3 लाख से ऊपर शुरू होता हो, वहां 8 लाख कमाने वाला गरीब। अरे भैया, आप इनकम टैक्स 3 लाख के ऊपर लगाते हो, इसका मतलब आप ये मानते हो कि 3 लाख से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं है, वो टैक्स पेयर है। और 8 लाख कमाने वाला गरीब, एससी एसटी ओबीसी को बीपीएल का कार्ड लेना है तो कंडीशन लगाया पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और यहां गरीब के लिए कहा 1000 स्क्वायर फीट का होगा तो भी चलेगा। आपको जब अधिकार देने की बारी हो तो बीपीएल के कार्ड के लिए कंडीशन लगाई, कच्चा मकान होना चाहिए, पक्का मकान नहीं।
घर में गैस नहीं होना चाहिए, घर में मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए। आपके लिए लंबा लिस्ट। साल का 50,000 से नीचे किस राज्यों में 36,000 है, कई 40,000 है, कई 48,000 है। साल का 48,000 से ज्यादा कमाने वाला बीपीएल का कार्ड ले नहीं सकता, और यहां साल का 8 लाख कमाने वाला गरीब। भाई अजब है क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा, अरे भाई गरीब तो एससी एसटी बीसी में है, तो एससी एसटी के ओबीसी के अंदर के जो गरीब है उनको अधिकार क्यों नहीं? तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने एससी एसटी को ओबीसी को इतना दिया है कि उसके बोझ के तले वो दबकर मर जाएंगे, इतना कल्याण हमने उनका कर दिया है। गले तक आ गया उनका, निगल नहीं पा रही, इतनी योजनाएं उनके लिए बनाई है। हालत ये सुप्रीम कोर्ट में गया, पांचों के पांचों जज अपर कास्ट दे दिया आरक्षण, कोई सवाल नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, दे दिया। क्यों? पांचों के पांचों जज अपर कास्ट। बाबा अम्बेडकर कहते हैं कि न्याय भारत में कायम करना है। क्या ऊंचे जाति के लोग जो हजारों सालों से यहां के समाज व्यवस्था में जो अपने आप को ऊंच मानते हैं और छुआछूत को मानते हैं, जाति को मानते हैं, अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ मानते हैं, वो लोग भारत में सामाजिक न्याय कायम करेंगे? सवाल ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा होता तो सही होता, कम से कम कुछ दिखाई तो नहीं देता। भारत का कानून काना है, तो अंधा होता तो दोनों को नहीं देखता। यहां की न्यायपालिका अंधी नहीं, कानी है, बराबर अपनी तरफ की एक आंख से सारी चीजें देखती है। बिल्ली के नाखून उसके बच्चों को नहीं लगते, दे दी सारी व्यवस्था। तो न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा। पिछले 5 सालों में जितने जजेस हाईकोर्ट में गए, वो सारे के सारे जजेस के आंकड़े उठाकर देखो, 79% जजेस केवल और केवल अपर कास्ट के। आदिवासियों के कितने गए? आदिवासी 8% है, आदिवासियों का 1.5% भी नहीं। शेड्यूल कास्ट 15% है, 15% जज हाईकोर्ट में जाने चाहिए, 15% शेड्यूल कास्ट के 2.5% भी जज नहीं गए। ओबीसी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 27% आरक्षण है, आधी आबादी जजेस की ओबीसी की होनी चाहिए। कितने गए? आंकड़े तो पूछे मोदी जी से। अरे भाई, अपने आप को पिछड़ों का प्रतिनिधि कहते हो, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस पिछले 8 सालों में आपने बनाए? केवल पिछड़ों की बात करके ये सारा मामला उठाया जा रहा है। इस देश के अंदर साथियों, न्यायपालिका केवल और केवल ऊंचे जाति के नियंत्रण में है। इसलिए आपके मौलिक अधिकारों की किसी तरीके से कोई समस्या नहीं हो रही। आप आरक्षण के मुद्दों को लेकर जाते हो, आप अपने नौकरी, जमीन, जंगल अधिकारों के मामलों को लेकर जाते हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा, गोकशी के झूठे मामले बनाए जा रहे, पुलिस का गलत उपयोग करके। उत्तर प्रदेश में गाय को मारने के नाम पर एनएसए लगाए गए, यूएपीए लगाए गए। मॉब लिंचिंग की घटनाएं केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं हो रही, ये घटनाएं आदिवासियों के विरोध में हो रही है, ये घटनाएं ईसाइयों के विरोध में हो रही है, और अब ये घटनाएं प्रवासी मजदूरों के विरोध में भी हो रही है। कल परसों गुजरात में ही प्रवासी मजदूरों को केवल अफवाहों के आधार पर मारा गया। ये मत समझिए कि ये केवल मुसलमानों के साथ हो रहा है। ऊना में जो हुआ वो किसके साथ हुआ? उत्तर प्रदेश में एक दूल्हे को शादी करनी थी, तो शादी अपने खर्चे से कर रहा था, तो शादी की बारात निकालनी थी, घोड़ी पर बैठना था। अपने ही शादी में अपने खर्चे से लाए हुए घोड़ी पर बैठने के लिए उस दूल्हे को हाईकोर्ट जाना पड़ा। अंदाजा लगा लो कि आजाद भारत में कानून की क्या व्यवस्था है।
एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को शादी करनी है तो शादी में बारात निकालनी है तो घोड़ी पर बैठने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी की परमिशन दे सकते हैं, घोड़ी पर बैठने की नहीं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अरे गाय तुम्हारी माता है, समझने वाली बात है, चलो मान लिया बहस के लिए, गाय के साथ तुमने रिश्ता जोड़ लिया, माता कह दिया। घोड़ी तुम्हारी कौन लगती, इतना तो बताओ। घोड़ी के लिए भी परेशानी हो गई, हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो कानून का राज भारत में कहां है? बजट में आप नहीं, प्लानिंग में आप नहीं, हिस्सेदारी में आप नहीं, आपकी किसी भी जायज बात की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही। प्राइवेटाइजेशन से सारी की सारी नौकरियां खत्म कर दी गई। आज भारत में आरक्षण के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही थी, 75% से ज्यादा नौकरियां प्राइवेटाइज कर दी गई और उन सारी नौकरियों पर ठेकेदारी सिस्टम लागू कर दी गई। आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया और ठेकेदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सरकारों ने कानून बनाए, अब कोई नौकरी नहीं होगी। अब से जितनी भी नौकर भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगा, सारा का सारा ठेकेदारी पर होगा। तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां होगी। अगर सरकारी नौकरी है, महीने का 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी होगी, वही नौकरी 10,000, 8,000 में करनी होगी। वो नौकरी नहीं, गुलामी होगी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहकर मोदी ने चुनाव लड़ा था। पिछले 8 सालों में कितना रोजगार दिया? 22.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने नौकरियों के लिए एप्लीकेशन किए। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई आई, पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ। आपको यह नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत में है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अंदर है। ब्राह्मणों के लिए बेरोजगारी संकट नहीं है। क्यों? उनको नौकरी करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। 2011 की सेंसस कहती है भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर है, उनके रोजगार की व्यवस्था है। आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं, घंटी हिलाया तो भी उसका रोजगार शुरू हो जाता। आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD के स्कॉलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी करनी पड़ेगी। 8,000, 10,000 नौकरियां खत्म कर दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर आपका एजुकेशन खत्म कर दिया। आज आपके बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेने लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में केवल और केवल खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू है। स्लेट की जगह प्लेट आ गई, स्लेट की जगह प्लेट आ गई और बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से वंचित करे का कार्यक्रम बनाया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी उच्च शिक्षा है प्राइवेट कर दी गई। इतना एजुकेशन महंगा कर दिया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक नहीं होंगे। शिक्षा खत्म कर दी और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी सारा उन्होंने बदलने का काम कर दिया। शिक्षा खत्म, आरक्षण खत्म, रोजगार खत्म। तो आपके पास आजादी के 75 साल बाद क्या बचा है? चलो समीक्षा कर ले पिछले 2 सालों की। इस देश में कोविड की महामारी के नाम पर लॉकडाउन लगाया गया। आपको जबरन पुलिस का डंडा दिखाकर, महामारी का, मौत का डर दिखाकर घर में बिठाया गया। उस 2 सालों में 12 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई। 12 करोड़ नौकरियां। लोग दाने दाने के लिए तरसते रहे। 40 लाख से ज्यादा की मौतें, 40 लाख से ज्यादा की हत्याएं वो 2 साल के पीरियड में हुई। कहीं कोई हिसाब नहीं, कहीं कोई समीक्षा नहीं, कहीं कोई उसकी जानकारी हमारे लिए नहीं रखी। जब आपको कोविड के नाम पर घर में बिठाया गया, उसी समय किसानों के विरोध में कानून बनाए, उसी समय मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, उसी समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी ताकि आप सड़क पर ना उतरो और उसके विरोध में विद्रोह ना करो। ये सारा चल रहा है और आपके लिए
हिंदू राष्ट्र का झुंझुना है। आपके लिए हनुमान चालीसा है, आपके लिए रामनवमी के नाम पर, हनुमान जयंती के नाम पर मुसलमानों के मस्जिदों के सामने खड़ा होकर झंडा लहरा, वहां मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा कहो, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते बैठे। क्या है ये हिंदू मुसलमान का मामला? ये हिंदू मुसलमान के नाम से ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल करके ब्राह्मण राज कायम करने की प्रक्रिया शुरू है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र निर्माण किया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, उनकी जल जमीन जंगल छीनी जा रही है और कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। किसका राष्ट्र है भाई ये? जिनको जानकारी नहीं है वो जानकारी के अभाव से मान लेंगे, जिनके पास तथ्य और सत्य है उसकी समीक्षा कर लेंगे। आज आपकी किसी भी जायज बात की सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? लोकतंत्र में हर रूलिंग पार्टी को 5 साल के बाद चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता के सामने जाना पड़ता है। अगर जनता के विरोध में कोई निर्णय किया तो अगली साल जनता चुनाव में इनको वोट नहीं देती, सरकारें बदल जाती है। बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को भी जनता ने धूल चाट दी। इतना सारा लोकतंत्र का इतिहास रहा है, मगर ये लोग इतने ज्यादा जनविरोधी निर्णय ले रहे। क्यों? क्या उन्हें जनता का डर नहीं? उनके अंदर से जनता का डर खत्म हो गया है। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया, कोई फर्क पड़ा नहीं। 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर भारत में प्रवासी मजदूर है, फैक्ट्रियों में, कारखानों में अपना घर गांव छोड़कर दूसरों के शहरों में आकर रोजी रोटी के लिए गए हुए 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर है। क्या उनका कोई डर नहीं? ये डर किसने खत्म किया? ये डर खत्म करने का काम साथियों ईवीएम मशीन ने किया। ये डर जो जनता का डर था, जनता अपना भविष्य बनाकर सरकारें गिराने का काम कर सकती थी, ये डर आपकी आजादी ईवीएम ने छीन ली। कल परसों अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी 300 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। ये भरोसा कैसे आया भाई? इसी गुजरात की विधानसभा के चुनाव में 2017 में जितना खर्चा मोदी ने किया था उससे 20 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ा। 750 करोड़ से ज्यादा का शराब, ड्रग, पैसा 2022 की विधानसभा के चुनाव में पकड़ा गया। 20 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। भाई मोदी, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो खर्चा काय को बढ़ रहा? अगर आप लोकप्रिय हो रहे हो तो हजारों करोड़ आपको चुनाव में खर्चा क्यों करना पड़ रहा? ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी हमें समझनी पड़ेगी। 2004 से भारत में ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाए जा रहे। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम का इस्तेमाल किया और अपनी सरकारें बनाई। 2014 और 2019 की लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने खुलकर ईवीएम का उपयोग किया। कितना उपयोग किया? गाय का भी दूध निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि भाई पूरा का पूरा उसको निचोड़ा ना जाए। ईवीएम ने तो पूरा का पूरा लूटने का साजिश कर दिया। 2019 की लोकसभा के चुनाव में 373 लोकसभा की सीटों में मशीन में चुनाव के दिन जितने वोट पड़े थे उतने ही वोट काउंटिंग के दिन निकलने चाहिए थे, नहीं निकले। 220 लोकसभा की सीटों में ज्यादा वोट निकले। भाई मशीन ज्यादा कैलकुलेट करती है, ज्यादा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करती है, आंकड़ों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 220 लोकसभा सीटों में ज्यादा वोट निकले, 153 लोकसभा की सीटों में कम वोट निकले। अभी तक सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास उन 373 लोकसभा सीटों के एक्चुअल वोटिंग का डाटा नहीं है, प्रोविजनल डाटा है। 6 लोकसभा की सीटों में ये डिफरेंस कितना है? 1 वोट से लेके 1 लाख वोट का डिफरेंस है। 6 लोकसभा की वोटों में ईवीएम के अंदर जो आंकड़ों का फेरा फेरी हुई, ज्यादा वोट निकले, कहीं कम वोट निकले।
6 लोकसभा की सीटों में जीतने वाले कैंडिडेट का जो मार्जिन है उससे ज्यादा वोटों का गफला ईवीएम से निकला। कैसे चुनाव हुआ, कैसे सरकार बनी? ये सारी की सारी घोटालों की सरकार है, ये असंवैधानिक सरकार है। चुनाव आयोग ने 2019 की लोकसभा के चुनाव में ये घोटाला बीजेपी के माध्यम से करवाया। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर को बदला गया था, एक नए आदमी को आनंद फनन में 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो मोदी की तरफ भी आंख उठाकर देखे। न्यायपालिका के जज ने यह कहा कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो मोदी पर भी कार्रवाई करे। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को सवाल पूछा, भाई मोदी के ऊपर आंख दिखाने की औकात इलेक्शन कमिश्नर की होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। तो एक बाबू होता है, आईएएस होता है, अभी तो आईआरएस लोगों को भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। एक आईएएस को ही बनाना चाहिए, आईआरएस को भी बना दिया। ये बाबू है। अब बाबू के अपने मालिक की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो सकती, चलो मान लेते। मगर भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आप ये कहते हो कि इलेक्शन कमिश्नर की औकात होनी चाहिए। मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर आप में हिम्मत है, आप में औकात थी, तो आपने मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 2001 का गोधरा का मामला आपके सामने था, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसका मामला न्यायपालिका के सामने था। 30 साल मामला चला, 20 साल गोधरा का मामला चला। अगर आपकी औकात होती तो आज मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, जेल की सलाखों के पीछे होते। अरे आपकी औकात पहले तैयार करो, बाद में इलेक्शन कमीशन की बात कहो। न्यायपालिका में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जज, 5 जज में से 3 जज रिटायर्ड हुए, एक राज्यसभा में गए, एक राज्यपाल बने और एक को लॉ ट्रिब्यूनल का कमिश्नर बनाया गया, कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। जिन लोगों ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, तीनों को बढ़िया से पोस्ट मिला दी। और आप कहते हो कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। अगर भारत की न्यायपालिका संविधान को मानती है और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेती है, तो क्या भारत की न्यायपालिका में बैठे हुए जज ये जो सारी गड़बड़ियां पूरे देश भर में हो रही है उसको रोकने के लिए क्या पहल कर रही है? 3 साल से ये 373 लोकसभा सीटों में जो गड़बड़ी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने है। 3 साल से ज्यादा मामला चला, क्या कार्रवाई की आपने? 2013 में आपने ही कहा कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। जब आप खुद ही मानते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर भाई ये ईवीएम में ये घोटाले के सबूत आपके सामने आए, क्यों कार्रवाई आपने नहीं की? ये जो ईवीएम का घोटाला पूरे देश भर में विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में या विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में चल रहा है, ये सारा का सारा घोटाला मिलकर चलाया जा रहा है। अकेले चुनाव आयोग की औकात नहीं कि इतना बड़ा घोटाला करे, अकेले मोदी की, बीजेपी की औकात नहीं कि ये घोटाला करे, अकेले आरएसएस की भी औकात नहीं कि ये घोटाला करे। ये घोटाला मिलकर किया जा रहा है। इसमें 4 बड़े हिस्सेदार है। नंबर 1 कांग्रेस। ये जो ईवीएम का घोटाला आज भारत में हो रहा है, इस घोटाले की मां कांग्रेस है। ईवीएम को भारत में लाने का काम कांग्रेस ने किया। तो क्या जिस कांग्रेस ने ईवीएम को भारत में लाया, वो ईवीएम के विरोध में कोई लड़ाई लड़ेगी? नहीं, वो तो पूरी ताकत लगाकर बीजेपी और आरएसएस को बचाने के काम में लगी है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने का जो ड्रामा भारत में किया जा रहा है, उसके पीछे और दूसरे कारण है। मैं राहुल गांधी को सवाल पूछता हूं, अरे भाई 20,000 करोड़ अदानी ने घोटाला किया, उस 20,000 करोड़ के घोटाले के लिए आप
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हो, जेपीसी की बात करते हो, उससे कई गुना ज्यादा घोटाला ईवीएम की वजह से हुआ। ये नाजायज सरकार पिछले 8 साल से चल रही है, उसके लिए आपने कौन सा आंदोलन चलाया, उसकी बात तो कहो। 20,000 करोड़ के घोटाले के लिए आप सड़क पर उतरते हो, भारत जोड़ो की यात्रा का नौटंकी करते हो। ईवीएम ने इतना बड़ा घोटाला किया, क्या किया आपने 8 सालों में ईवीएम के विरोध में? 45 लाख करोड़ का बजट मोदी के पास में, उसी घोटाले की वजह से सरकार बनी, उसी घोटाले की वजह से बजट मोदी ने रखा और उसी का पैसा अंबानी अदानी ने लिया। इसके लिए जिम्मेदार तुम हो और ड्रामा करते हो सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का। कितना हंगामा किया ईवीएम के विरोध में संसद में तुमने। ये ईवीएम के घोटाले को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। नंबर 2, जिस तरीके से कांग्रेस ईवीएम के घोटाले में दबाने में काम में है, उसी तरीके से दूसरा बड़ा काम इसमें जो है ये न्यायपालिका का है। ईवीएम के गड़बड़ी के सैकड़ों नहीं हजारों मामले चुनाव के समय में चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में जाते। क्या कार्रवाई की अब तक इसके ऊपर? वीवीपीएटी के मिसमैच के भी मामले सामने आए, क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? अगर चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव नहीं करवा रहा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है? जानवरों के लिए आप कानून बनाते हो, ठंड में लोग मर ना जाए इसके लिए कंबल बांटने के लिए आप पहल करते हो। जानवरों के लिए आपके पास समय है, लोकतंत्र की हत्या ईवीएम से हो रही है, इस मामले में आपको किसी तरीके की जरूरत नहीं लगती क्या? न्यायपालिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो भ्रष्टाचार ईवीएम के माध्यम से हुआ, उसको लीगलाइज करने का, लेजिटिमेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें तीसरा बड़ा रोल साथियों, इस ईवीएम के घोटाले को दबाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें तीसरा बड़ा रोल भारत की मीडिया का है। भारत में यह प्रचार किया गया ब्राह्मणों के द्वारा कि लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। यह सबसे बड़ा झूठ है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं, तथ्य और सत्य के साथ इस बात को कहता हूं कि आज अगर भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है, वो इस भारत का ब्राह्मण बनिया मीडिया। इसी ब्राह्मण बनिया मीडिया की वजह से ये जो सारे संकट हमारे सामने खड़े हैं, ये जो हमारी मौलिक समस्याएं हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। इतना बड़ा घोटाला ईवीएम का हुआ, इसकी चर्चा तक लोगों तक नहीं जाती। ये कैसे संभव हुआ? ये जो जन विद्रोह लोगों में होना चाहिए, ये विद्रोह क्यों निर्माण नहीं हो रहा? ये जन विद्रोह को दबाने का काम मीडिया करता है। सारा का सारा ब्राह्मण बनियों का मीडिया भारत में ये जो ईवीएम का स्कैम है उसको दबाने के लिए काम कर रहा है। आज अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने के लिए बात कह रहे, स्वागत है उनका। अगर अपोजिशन पार्टी के लोग ईवीएम के विरोध में कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, केवल चुनाव के लिए नहीं। ईवीएम ने इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इस देश के बहुजन समाज की आजादी छीन ली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया था राजा बनाने का, राजा बनने का, हम अपने अधिकार से राजा बनने का, राजा बनाने का दोनों अधिकार हमारे पास में थे कि हमारी मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। ईवीएम ने वो सारे अधिकार छीन लिए। राजनीतिक लोगों की केवल एमएलए एमपी की कुर्सी गई, मगर इस देश के बहुजन समाज की आजादी छीनी गई है। राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं, हम अपने देश और संविधान को बचाने के लिए ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं, उसके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़ रहा है उसका स्वागत है, मगर वो लड़ाई केवल लड़ाई के लिए फॉर्मेलिटी के रूप में केवल चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं होनी चाहिए।
उनको खुलकर इस लड़ाई के लिए समाज के अंदर जाकर जागरण प्रबोधन करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मगर इसकी आशंका है कि वो ऐसी कोई निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो राजनीतिक दल आज ईवीएम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने उस समय यह बात कही थी कि सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट है उसको रिकाउंटिंग करने का अधिकार होगा। ऐसी कौन सी जगह पर आज जो लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने की बात कहते हैं, उन्होंने कितनी लोकसभा की सीटों पर रिकाउंटिंग का मामला किया? थोड़ा आंकड़ा तो बताओ। जब जरूरत थी तब आपने अपनी जीत, अपनी हार कबूल कर ली। तब तो आपने कोई उस समय जहां लड़ना चाहिए था वहां अगर आप ईमानदार होते तो लड़ाई लड़ते। देश में 100 से ज्यादा लोकसभा की सीटें, 100 से ज्यादा लोकसभा की सीटें 5000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से, 5000 से ज्यादा वोटों का डिफरेंस या उससे कम ज्यादा वोटों का डिफरेंस, 100 ऐसी सीटें हैं जहां अगर ये रिकाउंटिंग का मामला उठाया गया होता, नजारा कुछ और होता। अगर ये मामला सही तरीके से उठाया गया होता, ये हो सकता था, नहीं करवाया गया। विधानसभा की, लोकसभा की 100 ऐसी सीटें थी जहां आसानी से बात को उठाया जा सकता था, नहीं किया गया। हमारे पास उन विधानसभाओं के, लोकसभा के वोटों के आंकड़े, अगर वहां यह मुद्दा उठाया गया होता तो यह मामला कुछ और बन सकता था, नहीं किया गया। चलो फिर भी हम मानते कि आप मैदान में हो, स्वागत। आज साथियों, ईवीएम ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि भारत की भूमि, ये जो भारत की भूमि, जब ये मौर्यों का, मूल निवासियों का भारत था, तो सही मायने में तभी भारत में सच्चा लोकतंत्र था। सही मायने में वहां खरे मतलब जो है एक रियल डेमोक्रेसी, एक रियल रिपब्लिकन स्टेट ये थे। जब प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के बाद बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, तो भारत की जो आजादी थी, भारत का जो गणतंत्र था, वो ब्राह्मणों ने बृहद्रथ की हत्या करके खत्म कर दिया। अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया। मगर संविधान जब बनाया तो संविधान बनाने के बाद उसको लागू करने के लिए जब भारत में चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई, तो पहली संसद पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बनाया। आजादी के आंदोलन के नाम पर ब्राह्मणों ने जो कब्जा बनाया, तो देश की पहली संसद पर जो ब्राह्मणों का कब्जा बना, सवर्णों का जो कब्जा बना, तो आज तक वो चिंदा। 17 लोकसभा के चुनाव हुए, उस सारा का सारा जो नाजायज कब्जा देश के लोकतंत्र पर जो बनाया गया है, इसी वजह से आज भारत में जो लोकतंत्र है उसकी हत्या हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। अगर ये ज्यादा देर तक चला तो ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र की हत्या कर देगा। आज हुआ। आज इस देश में लोकतंत्र का केवल ढांचा बचा है। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जब से भारत में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, तब से भारत में लोकतंत्र कमजोर होता गया है। और उन्होंने कहा कि अब भारत चुनावी तानाशाही में, इलेक्ट्रोल एटोक्रेसी में रूपांतरित हो रहा है। तानाशाह चुने जा रहे, अपने मनमर्जी के फैसले लोगों के विरोध में वो कर रहे। ये तानाशाही का मामला भारत में कैसे खड़ा हुआ? ईवीएम की वजह से। आज इस देश का संविधान, आज इस देश के लोकतंत्र की सारी संस्थाएं खतरे में। साथियों, पिछले 8 सालों से भारत में एक अघोषित आपातकाल है, एक अनडिक्लेयर पॉलिटिकल इमरजेंसी भारत में है। एक अनडिक्लेयर पॉलिटिकल इमरजेंसी के दौर में हम लोग जी रहे हैं। और इस अघोषित आपातकाल से अगर हमें बाहर निकलना है और अपने आजादी की, अपने संविधान की रक्षा करनी है, तो कैसे संभव होगा? आप सोचोगे कि केवल चुनाव में वोट डालकर आप परिवर्तन करने लायक होगे। यह मामला खत्म कर दिया गया है। मामला ईवीएम से आगे बीजेपी लेकर गई है। पिछले 2 सालों में
7 राज्यों में बीजेपी ने चुने हुए एमएलए को खरीदकर अपनी सरकार बनाने की प्रक्रिया की। केवल ईवीएम से मामला नहीं बना, तो जीते हुए एमएलए किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों के एमएलए हो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ देकर एमएलए खरीदे जा रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए तोड़े गए। झारखंड में हेमंत सोरेन के एमएलए खरीदने की बात हुई। बंगाल में टीएमसी के एमएलए खरीदने की बात हुई। केसीआर के एमएलए को लालच देने की बात हुई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार इसी तरीके से गिराने की प्रक्रिया की गई। राजस्थान में यह बात हुई। अलग अलग राज्यों में चुने हुई सरकारों को नाजायज तरीके से ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सीबीआई का, सारी सेंट्रल एजेंसीज का डराकर धमकाकर इस्तेमाल किया जा रहा। तो मामला केवल ईवीएम तक सीमित नहीं है। ये सारी की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी स्वाभिमान, अपनी स्वायत्तता, जो उनको अधिकार दिए गए थे, अपने अधिकारों को अमल करने की वो सारी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। ऐसी स्थिति में साथियों, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में सही मायने में अगर लोकतंत्र प्रस्तापित करना है, तो उस लोकतंत्र को प्रस्तापित करने के लिए जिन लोगों के लिए लोकतंत्र है, उन लोगों को कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाई थी। वो इस बात को कह गए कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो महत्वपूर्ण काम है, क्या इस देश के अंदर 6000 जाति के अंदर एक समान उद्देश्य, एक समान विचारधारा प्रस्तापित करना, उनके अंदर सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा करना और एक मूल निवासी बहुजन समाज बनाकर इस देश में मूल निवासियों का राज कायम करना, ये जिम्मेदारी उन्होंने हमके ऊपर लगाई थी। वो कहते थे ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अपना बहुजनों का राज कायम हो। वो काम साथियों हमें करना होगा। हम अगर महापुरुषों के सच्चे अनुयायी है, तो हमें महापुरुषों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। तो ये जिम्मेदारी बामसे पर यूनिटी ऑफ मूल निवासी ने हमने ली कि इस विचार को, महापुरुषों के विचार को, इस संविधान और इस संविधान की लोकतांत्रिक मूल्यों को, देश की आजादी और संविधान को कायम रखने के लिए भारत के 6 लाख गांव और 6000 जातियों को जगाकर जोड़ने का काम करेंगे। और इस देश में एक जन आंदोलन अपनी आजादी के लिए हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप ईवीएम को रोकना चाहते हो, एक ही तरीका है साथियों, वो केवल और केवल जन आंदोलन के माध्यम से आप ईवीएम और आप उसके माध्यम से बनी हुई समस्या का समाधान कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को पहल करनी होगी। साल में 1 दिन जय जयकार करेंगे और 364 दिन हम महापुरुषों के विचारों को समाज में प्रस्तापित करने का काम नहीं करेंगे, ये परिवर्तन का कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं गांधी धाम के, कच्छ जिले के सभी कार्यकर्ताओं को, समाज को अपील करता हूं कि ये जो जन आंदोलन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ताकत देनी होगी। मैं अंतिमतः कच्छ जिले के लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी बात खत्म करने से पहले कच्छ की धरती को, कच्छ के कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं। क्यों? बराबर 1 साल पहले साथियों, ये संगठन और आंदोलन को, मिशन को बचाने का ऐतिहासिक फैसला और उसकी नींव इसी कच्छ के पहले कार्यक्रम में हमने रखी थी। 1 साल हो गया साथियों, पूरे देश भर में ये जो कारवां हमने आगे बढ़ाया है, उस कारवां को, उस संगठन को न केवल बचाने में हम कामयाब रहे, इस मिशन को समाज के अंदर प्रस्तापित करके जो लड़ाई हमारे महापुरुष चाहते थे, उस लड़ाई को लड़ने लायक हमने संगठन को बनाया है। ये कार्यक्रम हमने न केवल बनाया, उसके लिए पूरी ताकत लगाई, जिसका खौफ दोनों जगह पर है। यह प्रक्रिया साथियों है। बराबर 1 साल पहले इसी धरती पर हमने पहला कार्यक्रम किया था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो निर्णय हमने लिए थे वो हमने सही साबित करके दिखाए। ये कारवां कई गुना ज्यादा आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। जो विश्वास आपने हम पर दिखाया, जो विश्वास आपने इस मिशन और संगठन को बचाने के लिए दिखाया, उस मिशन को कामयाब करके हम लोग रहेंगे। इतनी ही बात कहकर साथियों मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं। आपने मुझे सुना, इस आंदोलन को चलाने के लिए जो आपने साथ सहयोग दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।